नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विधान परिषद के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद के बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यह एक राज्यसभा की तरह ही है और कुछ कार्य इसका है भी राज्यसभा की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सारा कार्य राज्यसभा की तरह ही है। विधान परिषद के संबंध में जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके संबंध में जानना होगा कि विधान परिषद किसका अंग है। तो विधान परिषद जो है वह विधानमंडल का अंग है। मतलब कि किसी भी राज्य में राजनीतिक कार्य करने के लिए जो तीन जिस तरह से केंद्र में संसद जिसको हम बोलते हैं, जिसका गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है, जिसके तहत बोला जाता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से विधानमंडल का निर्माण होता है। और विधानमंडल में दो सदन होते हैं, कौन कौन सा? तो विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है वह राज्य का उच्च सदन है। अनुच्छेद 168 में यह बतलाया गया है कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले 7 राज्यों में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या, अब वहाँ पर क्या हो गया? तो अब वहाँ पर उपराज्यपाल महोदय हो गए जम्मू कश्मीर। इससे पहले क्या था? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होते थे। और जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों को अलग अलग क्षेत्र कर दिया गया है, जबकि पहले दोनों एक ही क्षेत्र में आते थे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अनुच्छेद 168 में। संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो संविधान में यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 168 के तहत, मतलब कि अनुच्छेद 168 में भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद और वर्तमान में कुल 6 राज्यों में। अनुच्छेद 169 यह बताता है हमें कि विधान परिषद का जो है वो गठन किस प्रकार से होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना का उल्लेख किया गया है। दोनों अलग अलग चीज़ है, विधान परिषद का संरचना और विधान परिषद का गठन। तो अनुच्छेद 168 के तहत हम यह बोलेंगे कि अनुच्छेद 168 के तहत भारत में वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। मतलब क्या? कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब यह हुआ कि उस राज्य में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। यह जो प्रक्रिया है, यह जो द्विसदनीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में भी इसी प्रकार से है 2 सदनीय व्यवस्था। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे भारत में भी केंद्र में भी 2 सदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य में भी कुल 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था के संबंध में बतलाया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से किया जा सकता है। विधान परिषद के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह राज्य अपने पास इसे रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद का गठन आपको हर हाल में प्रत्येक राज्य में करना ही होगा, या ऐसा भी नहीं है कि यदि विधान परिषद बन गया है तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या? यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि जो वह अपने राज्य में विधान परिषद नामक संस्था रखना चाहती है या नहीं चाहती है। इसके लिए संविधान में कहीं पर भी यह बाध्यता नहीं किया गया है कि प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में विधान परिषद रखना ही होगा।
तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए हम लोग कि विधान परिषद रखने और नहीं रखने का जो पावर है, शक्ति है, वह राज्य के पास है। अब राज्य में किसके पास है? तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के पास है या राज्यपाल के पास है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है अनुच्छेद 169 के संबंध में कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो विधान परिषद होगा या नहीं होगा, मतलब क्या मेरे राज्य में रहेगा या नहीं रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री के कहने से ऐसा होता है या राज्यपाल के कहने से ऐसा होता है? तो यहाँ पर संविधान में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 169 के तहत कि राज्य में विधान परिषद के संबंध में राज्य का जो विधानसभा है, विधानसभा को हम लोग VS लिख सकते हैं। VS मतलब विधानसभा और VP मतलब होता है विधान परिषद। इसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को, और इसे बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर काउंसिल। मतलब क्या यह हुआ, काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद, और असेंबली का मतलब होता है सभा। तो संविधान में यह बोला गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, क्योंकि चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं गठन पर, तो उसके संबंध में समझ लेते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। मतलब क्या, अनुच्छेद 169 में यह बोल रहा है जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य को क्या करना होगा? तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, जैसे मानिए हमारा प्यारा बिहार, इस बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है कितनी? 243। तो कुल सदस्य संख्या, किसका कुल सदस्य संख्या? तो विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाला या करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कहाँ से? तो विधानसभा से। तो यहाँ पर यह याद रखना है, उपस्थित व मतदान का 2/3, ना कि यह बोल रहा है कि कुल संख्यों का 2/3। तो हम लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कहाँ पर होते हैं, हम लोग जल्दीबाजी में अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर यह नहीं बोल रहा है, यहाँ बोला कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करना। मतलब क्या, जितना उपस्थित है सदस्य उसका 2/3 बहुमत, मतलब क्या 2/3 व्यक्ति इसका समर्थन करना चाहिए। तो इस कंडीशन में वह जो प्रस्ताव है विधान परिषद के गठन करने का, वह प्रस्ताव यदि इस प्रकार से किसी भी राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित हो जाता है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अब यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा? तो जैसे ही यह प्रस्ताव यहाँ पारित हो गया उस राज्य के द्वारा, तो अब यह प्रस्ताव जाएगा संसद के पास। संसद का मतलब पार्लियामेंट के पास। मतलब क्या, यह जो प्रस्ताव है जो वहाँ के राज्य के विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है, अब यह प्रस्ताव जाएगा कहाँ? तो अब यह प्रस्ताव जाएगा संसद के पास। और संसद के संबंध में ऐसा प्रावधान बतलाया गया है कि संसद जो है अपने कुल संख्या का सामान्य बहुमत से, संसद के संबंध में कहीं पर भी 2/3 बहुमत के संबंध में चर्चा नहीं किया गया है। संसद के संबंध में यह बोला गया है कि सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर, सामान्य बहुमत से संसद अपने राज्य में, संसद जिस राज्य के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा उस राज्य के लिए संसद अपने कुल सदस्य संख्या का सामान्य स्वीकृति देने, मतलब सामान्य
बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो यह दो बात हम समझ लिए। तो अब इसको हमें लिखना है। तो अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के गठन, राज्य विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, के गठन का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार से है, जो निम्न प्रकार से है। तो उसमें हम लोग लिखेंगे ए, मतलब क्या, नंबर 1 देकर संबंधित राज्य, जो बतलाए हैं उसी को भाषा में लिखना है। संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा की अपनी कुल सदस्य संख्या, संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले, तथा उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 या 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करना होता है, प्रस्ताव पारित करना होता है। नंबर 2 या बी दे कर लिखेंगे हम लोग, नंबर 2 या बी देकर लिखेंगे हम लोग, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने साधारण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने साधारण बहुमत से स्वीकृति देने पर, अपने साधारण बहुमत से स्वीकृति देने पर, स्वीकृति देने पर, अपने साधारण बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो हम लोग अनुच्छेद 169 के तहत किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा इस संबंध में चर्चा किया गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो विधान परिषद को समाप्त कैसे किया जाएगा। तो अनुच्छेद 169 में ही यह बतलाया गया है कि विधान परिषद को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वह भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विधान परिषद के गठन का प्रक्रिया है। मतलब क्या, जैसे 2/3 बहुमत से राज्य की विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और यहाँ से प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। उसी प्रकार से संबंधित राज्य में विधान परिषद की समाप्ति की जाएगी, मतलब कि विधान परिषद को वहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। तो संविधान में विधान परिषद को भंग करने के, मतलब विधान परिषद को समाप्त करने के संबंध में उत्साधन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे नोट देकर, अनुच्छेद 169 में ही, अनुच्छेद 169 में ही राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद को खत्म करने की या समाप्त करने की, राज्य विधान परिषद खत्म करने या समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है, प्रावधान दिया गया है।
यह उसी प्रकार से है, यह उसी प्रकार से है, या इसकी प्रक्रिया वही होगी, इसकी प्रक्रिया वही होगी जो प्रक्रिया विधान परिषद के गठन के लिए अपनाई गई थी। तो विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होगा, इस संबंध में हम लोग समझे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 171 में संरचना, मतलब क्या, विधान परिषद के संरचना के संबंध में बताया गया है। तो अनुच्छेद 171 के तहत संविधान में यह कहा गया है, जिस प्रकार से विधानसभा के संबंध में कहा गया अनुच्छेद 170 में, क्या जो विधान परिषद का जो संरचना है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, और कम से कम मतलब क्या न्यूनतम 60, मतलब क्या 60 से कम किसी भी राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या नहीं होगी। लेकिन अपवाद में सिक्किम है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 171 में यह बोला गया है कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का जो गठन किया जाएगा, उस विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी, उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या, अधिकतम 1/3। जिस प्रकार से विधानसभा के बारे में बोला गया था अधिकतम 500 हो सकती है, और न्यूनतम बोला गया कि 60 से कम किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अनुच्छेद 171 में बताया गया है, किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वहां विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होगी, उस राज्य के VS मतलब विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 इससे कम नहीं होना चाहिए। और कम कितना होना चाहिए? कम से कम 40 होना चाहिए। यहाँ कम से कम था 60, अधिकतम था 500, और यहाँ है 1/3। यदि ये नहीं हुआ तो कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। इसका भी अपवाद जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर में जब विधान परिषद था, मतलब क्या 31 अक्टूबर 2019 तक, तो उस समय तक जम्मू एंड कश्मीर में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो थी वह 31 थी। यह भी एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर वैसे भी अपवाद वाला राज्य भी है, इसलिए वहाँ अपवाद वाला सीट भी था। लेकिन अब यह खत्म हो गया। अब वर्तमान में कुल भारत में 6 राज्य में ही विधान परिषद है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत, या अनुच्छेद 171 देके ध्यान से लिखेंगे हम लोग, किसी भी राज्य में विधान परिषद, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 40, कम से कम 40 होना चाहिए। तो अनुच्छेद 171 में क्या है? सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना का उल्लेख किया गया है। उसके बाद यह इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग
ये कुल विधानसभा के सदस्यों का जो संख्या उसके कुल सदस्य संख्या का 1/3 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम 40 सदस्य तो होना अनिवार्य है विधान परिषद में। इस संबंध में हम लोग बताएंगे अनुच्छेद 171 इस संबंध में प्रावधान करती है। किसके लिए? तो विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 171 प्रावधान करती है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 171 के अनुसार जो संरचना बतलाया गया है वह संरचना किस प्रकार से है, मतलब ये किस प्रकार से विधान परिषद का संरचना होता है। वहाँ का गठन 169 में, यहाँ संरचना। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं तब लिखेंगे। संरचना के संबंध में यह बतलाया गया है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? तो राज्यपाल। कुल कितने सदस्यों का? तो 1/6। यहाँ से यह प्रश्न भी बनता है आपके एग्जाम में कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12, 6, 2, 1/12 या 1/3 या 1/6। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कुल सदस्य संख्या का, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य क्या राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा उन्हें निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यपाल के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। कितना? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6। कुल सदस्य संख्या का 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नंबर 2, संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विधानसभा निर्वाचित। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एक वोटर्स कमेटी बनाई जाती है। मतलब क्या वोटर्स, ये लोग वोटर्स होते हैं क्या? इनमें सुना था? नहीं, वोटर्स नहीं, ये अलग होते हैं। तो इनके द्वारा कुल 1/3 सदस्य, किसका कुल 1/3? तो जितना उस राज्य में विधान परिषद का सीट है उसका 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। नंबर 3, जिला परिषद या जिला बोर्ड और नगर पालिका या जिला पंचायत के द्वारा, मतलब क्या? जिला परिषद, जहाँ जिला परिषद, जिला पंचायत, नगर पालिका, उनके द्वारा विधान परिषद, उनके में क्या है? सिर्फ या मतलब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ नगर पालिका या जिला परिषद भी डालेगा और नगर पालिका के जो मेंबर होंगे वो भी डालेंगे वोट। तो उनके द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का, इसके द्वारा तो जिला पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य क्या मनोनीत होते हैं? नहीं, यह सदस्य भी वहां पर क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अब नंबर 4, पहला हम लोगों ने क्या देखा कि राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। जिला पंचायत और नगर पालिका के कुल सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 निर्वाचित होता है। नंबर 4 देखेंगे हम लोग, माध्यमिक स्कूल।
माध्यमिक स्कूल के शिक्षक 3 वर्ष, मतलब 1/12। मतलब क्या है, राज्य में किसी भी माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक 3 वर्ष से उस पर पे हैं, उनके द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ भी मनोनीत नहीं होता, यहाँ भी निर्वाचित किए जाते हैं। इनके द्वारा माध्यमिक स्कूल। अब यहाँ पर आएगा क्या, फर्स्ट ग्रेड टीचर या सेकेंड ग्रेड। तो हमारे भारत में सभी राज्यों का जो एजुकेशन तरीका है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर संविधान में वो नहीं लिखा हुआ फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड। संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नंबर 5, स्नातक। तीन वर्षीय। मतलब यह बोला गया है कि वह व्यक्ति जो स्नातक पास है। अब ऐसा नहीं कि क्या हम एमकॉम पास हैं तो हम नहीं का डाल सकते हैं। यस, आप एमकॉम हैं, आप एलएलएम हैं, आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया कि कम से कम स्नातक पास होना चाहिए, और उसमें स्नातक में भी 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। यह भी याद रखेंगे हम। तो स्नातक 3 वर्षीय स्नातक पास, और वह भी 3 वर्ष पूर्व किया हो, तो वैसा व्यक्ति, वे सभी व्यक्तियों के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य निर्वाचित किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब, संरचना में हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 171 के तहत यह प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, तो यह बतलाया गया है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नंबर 2, विधानसभा के कुल सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। जिला पंचायत और नगरपालिका के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, और स्नातक मतलब 3 वर्षीय जो स्नातक हो उनके द्वारा, और जो 3 वर्ष पूर्व किए हो उनके द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब रहा इनके निर्वाचन का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो इनके निर्वाचन का तरीका है, प्रोसेस है एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यहाँ पर अभी हमने ना गुप्त बोला ना खुला, क्योंकि संविधान में इनके इलेक्शन के बारे में चर्चा किया गया है, वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय। संक्रमणीय को हम लोग हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं। एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न आएगा कि यह जो 1/6 राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं, क्या इनका कोई क्षेत्र विशेष है। तो हाँ, इनका क्षेत्र विशेष है। 1/6 सदस्य जो मनोनीत करते राज्यपाल, वह साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवकों को, मतलब जो इसमें उत्कृष्ट योगदान जिनका हो, उन्हें उस प्रकार के व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। इसलिए विधान परिषद को बूढ़ों का एक घर बोला जाता है, और यह वरिष्ठतम लोगों का यहाँ एक समूह होता है विधान परिषद में। अब यहाँ पर है कि जो यह तो हो गया विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, मतलब मेंबर किस प्रकार से बनता है। विधान परिषद के सदस्य के लिए सबसे पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, वह तो अनिवार्य है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें हम लोग, भारत का नागरिक सिर्फ होना चाहिए। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि भारत का मूल नागरिक हो, मतलब क्या पंजीकृत नागरिक भी यहाँ बन सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है, योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनका न्यूनतम उम्र जो है, इनका विधान परिषद में जो सदस्य बनना है उनका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। जिस तरह से राज्यसभा में यदि हमें सदस्य बनना है तो हमारा न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, और यदि हमें लोकसभा में बनना है सदस्य लोकसभा का, तो लोकसभा के लिए हमें कम से कम 25 वर्ष
न्यूनतम आयु मेरी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संबंध में भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं बतलाया गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए MA चाहिए, BA चाहिए, ऐसा कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला प्रावधान, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम आयु उनकी 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और तीसरी बात कि वह विधानसभा का अन्य जो योग्यता है वह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। मतलब क्या, जो विधान मंडल के द्वारा जो योग्यताएं अलग से दर्शाई गई है उन सभी योग्यता को वह फुलफिल कर रहा हो, तो उस प्रकार के सदस्यों को हम लोगों के द्वारा, हम लोग मतलब कि आम जनता तो यहाँ है नहीं वोटिंग, क्यों नहीं आम जनता, तो हम लोग देखें उनके वोटिंग में कौन कौन भाग लेता है। इन सभी व्यक्तियों के द्वारा उन्हें निर्वाचित करके भेजा जाता है और उस प्रकार के सदस्य को हम लोग MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर काउंसिल, जिन्हें हम लोग विधान परिषद का सदस्य बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में उन्हें भी हम विधायक जी ही बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें विधान परिषद का सदस्य किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि विधान परिषद के संबंध में एक अनुच्छेद बतलाया गया है, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173। तो इस दोनों में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा। जिस प्रकार से विधानसभा के बारे में बताया गया है कि विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल के संबंध में भी कहीं नहीं बताया। सीधा लिखा हुआ राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी निकाय है, लेकिन वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो सदस्य का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होगा और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर क्या होंगे, मतलब क्या उनका टेन्योर पूरा जाएगा, उनका कार्यकाल पूरेगा, वह बाहर होंगे और उतना ही सदस्य फिर निर्वाचित होकर मनोनीत होकर आएंगे। कहने का क्या मतलब है कि जो एक सदस्य का, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है वह प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर उनका क्या होता है, उनका कार्यकाल समाप्त होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जी नहीं। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी का राज्यसभा में सदस्य वो बने थे 2012 में, उनका कार्यकाल खत्म हुआ 2018 में। जो व्यक्ति 2018 में बने हैं उनका कार्यकाल खत्म होगा 2024 में, लेकिन जो व्यक्ति 2013 में बने उनका 2019 में होगा, जो व्यक्ति 2014 में बने उनका 2020 में हुआ होगा, जो व्यक्ति 2010 में बने होंगे उनका 2016 में खत्म हुआ होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक मतलब क्या 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा से निष्कासित होते हैं, मतलब क्या उनका टेन्योर पूरा होता है और उतना ही सदस्य राज्यसभा में फिर से सदस्यता प्राप्त करते हैं। इस कारण से राज्यसभा में कभी भी सदस्यों की संख्या कम नहीं होती है, मतलब क्या कभी भी राज्यसभा खाली नहीं रहता है। इस कारण से राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से विधान परिषद में भी यही तरीका है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित किए जाएंगे और उतना ही सदस्य क्या होंगे, 1/3 सदस्य उनका टेन्योर पूरा होगा, मतलब क्या उनकी अवधि, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उतने सदस्य बाहर हो जाएंगे। फिर मन में एक प्रश्न आएगा, क्या सचिन तेंदुलकर जी को फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है? जी हाँ, उन्हें फिर बनाया जा सकता है। मतलब क्या एक व्यक्ति चाहे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यदि उनका एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो अब वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे तो वह दोबारा भी राज्यसभा का हो या विधान परिषद का हो वह सदस्य बन सकता है। तो इस संबंध में जो चर्चा किया गया है वह अनुच्छेद 172 में कहा है। अनुच्छेद 172 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 172 में यह बोला गया है कि जो विधान परिषद का जो सदस्य का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष होता है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य
वह प्रत्येक 2 वर्ष, 1/3 का मतलब क्या, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं और उनका कार्यकाल पूरा होता है। तो इस संबंध में हम लोग देखे हैं क्या कि जो भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह नहीं बोला गया है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा। तो अब थोड़ा लिख लीजिए। अब लिखिए, अनुच्छेद 172 के तहत, अनुच्छेद 172 के तहत 71 तो लिखे हुए थे, 72 से, अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय ब्रैकेट में हस्तांतरणीय अनुपातिक पद्धति अपनाया जाता है। यह बोला 172। 173 में बोल रहा है, अनुच्छेद 173 के तहत, अनुच्छेद 173 लिख लीजिए, संविधान में कहीं पर भी विधान परिषद के कार्यकाल का चर्चा नहीं किया गया। विधान परिषद का कार्यकाल का चर्चा नहीं किया गया। यह बतलाया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और इतना ही सदस्य क्या होंगे, उनका कार्यकाल पूरा होगा। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। अब देखिए अंतर क्या है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, आरएस के जो सभापति होते हैं वह होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति। और उपाध्यक्ष जो होते हैं राज्यसभा के, वह उनके सदस्यों मतलब राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही एक सदस्य को चुनकर उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि ऐसा कोई प्रावधान विधान परिषद के बारे में नहीं है। विधान परिषद का जो सभापति होगा, सभापति, और विधान परिषद के जो उप सभापति होंगे, उप सभापति, इन दोनों का चुनाव जो है अपने सदस्यों में से, मतलब क्या विधान परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किन्हीं एक सदस्य को उस सभा का सभापति निर्वाचित किया जाएगा और उस सभा का उप सभापति बनाया जाएगा। सभापति महोदय का जो मतलब सभापति महोदय और उप सभापति महोदय, तो सभापति महोदय अपना त्याग पत्र जो है वह उप सभापति को देकर समाप्त कर सकते हैं अपने पद को। उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति महोदय को प्रस्तुत करेंगे। सभापति महोदय यदि अपने मन से अपने पद को त्यागना चाहें तो वह त्याग सकते हैं, इसके द्वारा को उप सभापति को सूचना देकर। दूसरा, सभापति महोदय का यदि इस सदन से सदस्यता समाप्त कर दिया जाए। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, तो सभापति महोदय या उपसभापति दोनों के बारे में सेम है कंडीशन, क्या है, तो इन दोनों को हटाने के लिए उस सभा में, किस सभा में, विधान परिषद में प्रस्ताव लाया जाएगा तब इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। तो यह हम लोग देखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं मनी बिल के संबंध में ऐसा है भारतीय संविधान में कि मनी बिल जो है वह राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति, पूर्व अनुमति पर ही संसद में रखा जाएगा। लेकिन संसद में भी कहाँ रखा जाएगा मनी बिल, तो संसद में भी बतलाया गया है मनी बिल जो रखा जाएगा वह रखा जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा स्पीकर के पास यह पावर है कि वह किस विधेयक को धन विधेयक कहे, मतलब क्या माने। मतलब क्या, लोकसभा स्पीकर का जो पावर है वह राज्यसभा के सभापति से थोड़ा अधिक पावर है। मतलब क्या, लोकसभा स्पीकर यह निर्धारित करेगा कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं है। तो जिस प्रकार से धन विधेयक सबसे पहले सेंट्रल में लोकसभा में रखा जाता है, उसी प्रकार से राज्य में भी
धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? तो राज्य में भी धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में सेंट्रल में यह चर्चा किया गया है। क्या बतलाया गया? तो सेंट्रल में यह बतलाया गया है कि जो साधारण विधेयक यदि लोकसभा में वो आया, लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा के पास यह नहीं है कि इतना दिन के अंदर उसे पास करना ही है, वह अपने पास रख सकता है जब तक वह होता हो। लेकिन 6 महीना के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास यह अधिकार है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो उस प्रस्ताव पर जो कन्फ्लिक्ट है, दोनों विवाद है, उसको समाप्त किया जाए और उस प्रस्ताव को पारित किया जाए। लेकिन राज्य के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब क्या? वहाँ पर 6 माह तक राज्यसभा अपने पास रख सकता है कोई भी प्रस्ताव, मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल के संबंध में यह बतलाया गया है कि मनी बिल को राज्यसभा भी 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। 14 दिन के भीतर यदि राज्यसभा मनी बिल के संबंध में कोई भी सहमति अपनी नहीं देती है तो उसे उस बिल को, उस प्रस्ताव को क्या तो पारित समझा जाता है। उसी प्रकार से राज्य में भी विधानसभा के द्वारा यदि धन विधेयक पारित कर दिया जाए और विधान परिषद के द्वारा 14 दिन के भीतर यदि उसे पारित न किया जाए तो यह समझा जाता है कि यह पारित है। दूसरी बात, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा यदि मनी बिल के संबंध में कोई बात बोला जाए, संशोधन करना हो, ये वो जो भी हो, उनकी बातों को मानने के लिए विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वह बाध्य नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन, मनी बिल के अलावा अन्य विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रख सकता था, जबकि मनी बिल के अलावा राज्य में विधान परिषद, मान लीजिए कोई बिल है, इसे विधानसभा के द्वारा पारित किया गया हो और विधान परिषद को भेजा गया हो, तो पहली बार जब वह बिल भेजा गया विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद अपने पास 3 माह तक अपने पास रख सकती है, जबकि राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रख सकती है। और 3 माह के बाद यह प्रस्ताव विधान परिषद क्या करेगा? पुनः विधानसभा को भेज दिया बिना पारित किए हुए, और विधानसभा उस बिल को फिर से पारित करके दोबारा यदि इसको भेजती है विधान परिषद को, तो विधान परिषद 1 माह तक अपने पास रख सकती है। 1 माह के भीतर यदि उस प्रस्ताव को विधान परिषद के द्वारा पारित नहीं किया गया तो उस प्रकार के बिल को, उस प्रकार के विधेयक को, उस प्रकार के प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। जबकि सेंट्रल में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, जबकि राज्य में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। सेंट्रल में राज्यसभा 6 माह रख सकती है, जबकि स्टेट में विधान परिषद किसी भी प्रस्ताव को यदि विधानसभा पारित करके उसे भेजती है तो वह 3 माह तक रख सकती है, और विधान परिषद यदि उस प्रस्ताव को पुनः लौटाती है विधानसभा को, और विधानसभा फिर से उस बिल को पारित करके और पुनः भेजती है किसके पास? विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद को 1 माह के भीतर उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। यदि वह प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो विधानसभा के द्वारा यह समझा जाएगा कि वह बिल पारित हो गया है। तो अब आपसे पूछेगा कभी कि विधान परिषद अधिकतम अपने पास कितने समय तक के लिए किसी प्रस्ताव को रख सकता है? तो 3 महीना नहीं बोलेंगे हम लोग 4 माह बोलेंगे। अधिकतम कितने दिनों तक? तो विधान परिषद अपने पास अधिकतम कुल 4 माह तक किसी भी प्रस्ताव को रख सकती है। मनी बिल को कितना दिन तक? तो मनी बिल को विधान परिषद अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, यदि कोई प्रस्ताव विधान परिषद के द्वारा, मतलब विधान परिषद में लाया गया हो और विधान परिषद के द्वारा वह पारित कर दिया गया हो और विधानसभा भेजा गया हो और विधानसभा उसे स्वीकृति नहीं देती है, मतलब क्या पास नहीं करती है, तो वह प्रस्ताव या उस प्रकार का बिल वहीं पर समाप्त समझा जाएगा। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि राज्यसभा जैसा उसी प्रकार से विधान परिषद है, तो हम लोग अंतर देखें, वहाँ पर 6 माह तक रख सकता था, यहाँ पर 4 माह अधिकतम रख सकती है। वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन चर्चा है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन चर्चा नहीं है।
वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोकसभा की तरह ही राज्यसभा के पास भी पावर है प्रस्ताव पर चर्चा बहस करने का। वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, विधान परिषद के सदस्यों का जो वेतन भत्ता पेंशन है वह संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 226 में संचित निधि का चर्चा किया गया है। संचित निधि पर भारित व्यय मतलब क्या, इनका जो वेतन होता है वह किससे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय का मतलब क्या है, भारित व्यय का मतलब यह हुआ कि इनके वेतन, इनके पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया सकता है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में और बहुत सारा बुक भी ऐसा लिखा है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं विधान परिषद में किस प्रकार से राज्यसभा से वो अंतर है। दूसरा बात आप लोग देखिए, संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है, जबकि राज्य विधानमंडल के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार है, बजट पास करने का अधिकार है, बिल बनाने का अधिकार है, संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या संविधान संशोधन के संबंध में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है राज्य विधानमंडल को, तो ऐसा नहीं, प्रावधान है। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदन लिया जाता है, स्वीकृति नहीं। मतलब क्या, संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ दिया गया है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है, तो भाग 20 में इसका चर्चा, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो वह है संसद के पास। लेकिन कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं इस अनुच्छेद में जिसमें यह बतलाया गया है कि उस प्रकार का यदि संशोधन किया जाता है तो भारत के संबंधित मतलब कि भारत के राज्यों के विधानमंडलों से अनुमोदन करवाना जरूरी है। जैसे हम लोग को पता है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब कि वैसा प्रस्ताव या वैसा विधेयक जिससे सभी राज्यों पर, मतलब भारत के आम लोगों पर, भारत के राज्यों पर उसका प्रभाव पड़े, उस प्रकार के प्रस्ताव के लिए राज्य के विधानमंडलों से अनुमोदन लेना जरूरी है। अनुमोदन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि स्वीकृति शब्द का प्रयोग किया गया, यह हम याद रखेंगे। राज्य के विधानमंडलों से अनुमोदन लेना जरूरी है। दूसरी बात, क्या राज्य के विधान परिषद के सदस्य किसी के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह किसी के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। किसी का मतलब क्या, आम चुनाव नहीं, मतलब क्या, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन सभी राज्यों में दिल्ली व पांडिचेरी भी आता है। तो विधानसभा का सदस्य जो है किसके चुनाव भाग लिया, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, जी नहीं। विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग केवल और केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और कहाँ लेता है विधानसभा का सदस्य, तो विधानसभा का सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है। पहला किसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा का सदस्य भाग लेता है। और तीसरा, अभी तक हम लोग देखे थे कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी विधानमंडल मतलब विधानसभा का सदस्य क्या होता है, शामिल होता है। तो इस तरह से हम लोग आज विधान परिषद को समझने का प्रयास किए थे और हम उम्मीद करते हैं, हमें लगा था ये बहुत छोटा टॉपिक आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, लगभग 45-46 मिनट का हो गया यह वीडियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो क्लास आज आप लोगों को दिया गया है, यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब आप लोग विधान परिषद से संबंधित किसी भी बात को नहीं भूलिएगा और इसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जब मिलेगा आपको इसके प्रश्न,
तो आप इससे संबंधित प्रश्न को एकदम मज़े से बनाकर आप आइएगा। धन्यवाद।